ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूव टू हेवन इस कोरियन ड्रामा का, जिसे अभी 5 दिन पहले ही यानी 14 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इसे इस वर्ष का अभी तक का सबसे बेस्ट कोरियन ड्रामा बताया जा रहा है। रॉटन टोमेटोज पर इसे 100 आउट ऑफ 100 की रेटिंग मिली हुई है। IMDb पर इसे अभी तक 9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली है, पर IMDb पर इसे केवल 340 लोगों ने ही अभी तक रेट किया है। तो इस रेटिंग को उतना जेन्युइन हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब ज़्यादा लोग इसे रेट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा और ये रेटिंग चेंज होगी। तो 14 तारीख को जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई, उसके अगले ही दिन या उसके 2 दिन बाद में मैंने इसे देखना शुरू कर दिया था और 2 दिन में ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट कर दिया था। बाकी कोरियन ड्रामा जितनी ये बड़ी नहीं है, केवल 40 से 55 मिनट के इसमें 10 एपिसोड्स है। ज़्यादातर कोरियन ड्रामाज में लगभग 1 से सवा घंटे के 16 एपिसोड्स होते हैं, पर ये उनसे थोड़ी सी छोटी है। ये हमारे चैनल पर पांचवा नहीं, छठा कोरियन ड्रामा है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मैंने आज तक जितने कोरियन ड्रामास देखे हुए हैं उनसे मुझे मूव टू हेवन थोड़ी सी अलग लगी। मतलब इसमें समाज का चित्रण जिस प्रकार से किया गया है वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। बिल्कुल ही अलग नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा अलग लगा। अब वो कैसे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, पर उसके पहले इसकी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कहानी है हानगुरु की, जो अपने पिता के साथ में एक ट्रॉमा क्लीनर का काम करता है। उनकी कंपनी का नाम है मूव टू हेवन। ये कंपनी जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके रूम की, कमरे की, मकान की, बंगलों की वे सफाई करते हैं। और केवल सफाई नहीं करते, वो मृत हो चुका व्यक्ति जो उसकी पर्सनल चीज़ें वो पीछे छोड़ कर गया है, ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को समेट कर एक बॉक्स में रखते हैं और फिर उन चीज़ों के माध्यम से वे समझने का प्रयास करते हैं कि वो मृत हो चुका व्यक्ति क्या कहने का प्रयास कर रहा था, उसका जीवन कैसा था, उसकी भावनाएं कैसी थी, उसके विचार कैसे थे, उसके अपने परिवार के साथ में संबंध कैसे थे। इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में उसकी उन महत्वपूर्ण ऐसी पर्सनल चीज़ों को वे उस मृत व्यक्ति के परिवार तक पहुँचाते हैं। तो ये काम हानगुरु और उसके पिता करते हैं। पर एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में पिता ने अपने विल में लिख कर रखा था कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे बेटे की जो जिम्मेदारी है वो उसके अंकल को दी जाए। यानी जो हानगुरु के पिता थे उसका एक सौतेला भाई होता है, उसे हानगुरु की वे जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। अब हानगुरु का ये जो अंकल है वो अपने भाई से यानी हानगुरु के पिता से पूरी तरीके से अलग है, कंप्लीटली अपोजिट है। उसके पास में हुई एक दुखद घटना के कारण वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है। किसी के भी बारे में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता, खुद के बारे में भी वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता, बाहर से बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखता, बहुत सारा गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है, जो मन में आए वो खा लेता है, ड्रिंक वगैरह करना, इस प्रकार का ये हानगुरु के अंकल का जीवन है। अब जब उसे हानगुरु की जिम्मेदारी मिलती है तो शुरुआत में वो केवल पैसों के लिए और अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वो वहाँ पर एक गार्डियन बनकर जाता है। पर जैसे जैसे वो हानगुरु के साथ में रहता है और ये जो ट्रॉमा क्लीनिंग का काम है उसमें वो हानगुरु की मदद करता है, उसके बाद में धीरे धीरे हानगुरु के अंकल में यानी सांगू में एक परिवर्तन होते जाता है। और ये जो ट्रॉमा क्लीनिंग का काम है इसके माध्यम से कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ हमें सीरीज़ में दिखाई गई है, जिनमें से कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कुछ कहानियों के माध्यम से लिबरलिज्म को, सेक्सुअल लिबरेशन को भी सीरीज़ में प्रमोट किया गया है, पर बिल्कुल ही एक सटल वे में। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को सीरीज़ में प्रमोट किया है। एक गे कपल दिखाया है, उसमें से एक जो पार्टनर होता है उसके पिता को बहुत क्रूर दिखाया है। वे एक आर्मी ऑफिसर होते हैं और इतना क्रूर उन्हें दिखाया है कि अपनी बेटे की मृत्यु के बाद में तक वे बस खुद के रेपुटेशन की चिंता कर रहे हैं, ऐसे बताया है। इवन जो उसकी माँ है वो दुखी तो होती है, पर फिर भी वो भी अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। तो इस प्रकार से क्रूर पेरेंट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा एक अत्याचारी पति को भी दिखाया है, जो हर रोज़ रात को अपनी पत्नी को पीटता है, फिर सांगू ही उस पत्नी को बचाता है और उस अत्याचारी पति को मारता है। इसके अलावा सांगू के खुद के जो पिता थे वे भी बहुत एक पेट्रियार्कल, पुरुष प्रधान सोच के और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारने वाले उनको सीरीज़ में दिखाया है। इसके अलावा हानगुरु की जो दोस्त है नामू, उसकी माँ को भी हमेशा नामू का विरोध करने वाला, नामू को बांध कर रखने वाला, नामू को खुलकर नहीं जीने देने वाला दिखाया है। और सीरीज़ के एंडिंग में ये सीरीज़ नामू की माँ को ये बताती है, सिखाती है, समझाती है कि अपनी बेटी को खुलकर जीने दो, उसे जिससे चाहे उससे प्रेम करने दो। तो इस प्रकार से कई सारे कहानियों और कैरेक्टर्स के माध्यम से सीरीज़ में लिबरलिज्म को, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया गया है, पर बिल्कुल ही एक सटल वे में। इन बातों पर सीरीज़ का उतना ज़्यादा एकदम
मुख्य फोकस नहीं था। जो सीरीज़ का मुख्य फोकस था वो था फैमिली वैल्यूज़ पर, मोरल वैल्यूज़ पर, नैतिकता पर। इन बातों पर ही सीरीज़ का मुख्यतः फोकस था। जैसे कि 2 जगहों पर ये सीरीज़ हमें बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है, बिल्कुल अंदर से तोड़ देती है। जैसे कि सीरीज़ की शुरुआत में ही एक बूढ़ी दादी का पात्र दिखाया है जो अपने बेटे के लिए बस एक सूट सिलवाना चाहती थी। कई वर्ष पहले उसके बेटे को जब पहली सैलरी मिलती है तो उसने अपनी माँ के लिए एक ड्रेस खरीद कर लाया था और उसने जीवन भर उस ड्रेस को संभाल कर रखा कि भाई मेरे बेटे का ये पहला गिफ्ट था। जीवन भर उसने उसको पहना तक नहीं, बिल्कुल संभाल कर रखा। और इस कारण से उसकी बस एक ही इच्छा थी कि भाई मैं अपने बेटे को एक सूट सिलवाना चाहती हूँ। पर वो इतनी गरीब थी कि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे के लिए वो सूट खरीद सके। इसलिए रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो जमा कर रही थी। पर उसका बेटा जब उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी माँ के बारे में वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, पूरी तरीके से अपने आप में ही वो खोया हुआ रहता है। माँ कैसे जी रही है, क्या खा रही है, पी रही है, इसके बारे में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। इवन माँ की मृत्यु के बाद में भी वो ट्रॉमा क्लीनर्स वालों को बुला लेता है और उनको सफाई करने के लिए कह देता है। और वहाँ पर भी बिल्कुल ही अपमानजनक बातें वो अपनी माँ के बारे में कहता है कि यार ये बुढ़िया ऐसी थी वैसी थी, हमें कभी कुछ दिया नहीं, कुछ पैसे वगैरह हो तो ध्यान रखना, हमें वो सारे के सारे पैसे हमें दे देना। इवन माँ की मृत्यु के बाद में भी वो ऐसी बातें वो बेटा और बहू वहाँ पर कर रहे थे। और फिर आखिर में जब ये बातें हमें पता चलती कि उसकी माँ बस अपने बेटे के लिए एक सूट सिलवाना चाहती थी, और जब बाद में उसका बेटा फूट फूट कर रोता है ना, वो सीन सच में इतना इमोशनल था कि मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा सीरीज़ का जो सेकंड लास्ट एपिसोड था, 9वां एपिसोड था, वहाँ पर जब सांगू और उसके सौतेले भाई के बारे में, उनकी जो कहानी के बारे में हमें पता चलता है ना, मैं यहाँ पर कोई स्पॉयलर्स आपको वो नहीं दूंगा, पर मैं सच कहता हूँ वो एपिसोड आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा, सच में तोड़ कर रख देगा। आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को। तो इस प्रकार से सीरीज़ का जो मुख्य फोकस था वो फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक रिश्ते, संबंध, मोरल वैल्यूज़, नैतिकता, एक दूसरे की केयर करना, इन बातों पर ही सीरीज़ का मुख्यतः फोकस था। जिन बातों को मतलब ये मोरल वैल्यूज़, सदाचार, नैतिकता, फैमिली वैल्यूज़, इन बातों को कंजर्वेटिव वैल्यूज़ कहा जाता है लिबरल्स के अनुसार। इससे ये सारी कंजर्वेटिव बातें हैं, तो इन बातों पर ही सीरीज़ का मुख्यतः फोकस था। यानी हमारी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह या आजकल जैसी वेब सीरीज़ आ रही है उनकी तरह बिल्कुल ही एक टॉक्सिक लिबरलिज्म हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, जो कोरियन फिल्म मेकर से मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि वे हमारे इमोशंस को छूना बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे सीरीज़ का सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सीरीज़ के माध्यम से कोई भी मैसेज क्यों ना दे रहे हो, पर फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट करने में और ऑडियंस को इमोशनल करने में कोरियन फिल्म मेकर्स का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इन कुछ इमोशनल सीन्स और कहानियों के अलावा सीरीज़ के और भी कई सारे प्लस पॉइंट है, जैसे कि इसके जो कैरेक्टर्स है वो बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझे पसंद आए। जैसे कि सांगू, हानगुरु, या उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी नामो, या जो ट्रक ड्राइवर उन्होंने दिखाए हैं, या जो वकील है हानगुरु के जो पिता थे, ऐसे ये जो कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ना, वो भी सीरीज़ में उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, डेवलप किया गया है। इसके अलावा टेक्निकली भी सीरीज़ बहुत रिच लगती है दिखने में। सीरीज़ की कमियों की हम बात करें तो कुछ जगहों पर सीरीज़ हमें काफ़ी स्लो लगती है। जो ट्रॉमा क्लीनिंग के जितने भी सीन वहाँ पर दिखाए हैं, जो सफाई जहाँ पर वो जब जाकर करते हैं, तो हानगुरु अपने कान में हेडफोन्स लगा लेता है और बैकग्राउंड में बस म्यूज़िक चल रहा होता है। कई जगहों पर हम बस आगे क्या होगा जानने की हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती है, पर एकदम से सीरीज़ थोड़ी सी वहाँ पर स्लो हो जाती है। थोड़ी सीरियस जो सीरीज़ का टोन है वो शुरुआत से आखिर तक बना हुआ है। कुछ बहुत ऐसे फ़नी सीन्स, कॉमेडी या फ़नी कैरेक्टर्स सीरीज़ में नहीं डाले गए। पर अगर आपको सीरीज़ का सीरियस होना या कुछ जगहों पर सीरीज़ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपको शुरुआत से आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखेगी। खास तौर पर सांगू और उसके भाई के बीच में क्या हुआ था ये जानने की उत्सुकता हमारी आखिर तक बनी रहती है, और वही कहानी हमें सबसे ज़्यादा फिल्म के एंडिंग में, सीरीज़ के एंडिंग में इमोशनल करती है। मैं मूव टू हेवन को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर थोड़ी सी अडल्ट थीम सीरीज़ की है, और नेटफ्लिक्स पर भी इसे 18+ की रेटिंग दी गई है। कुछ जो गे कपल वगैरह इस प्रकार के कुछ बातें सीरीज़ में दिखाई गई है। इसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है सीरीज़ में। तो
परिवार के साथ में मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा इस सीरीज़ को देखने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।